हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी अनफिल्टर्ड एजुकेशन। हमारे इस कोर्स दैट इज कंप्लीट कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी में हम आ चुके हैं 5th चैप्टर पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। हम जानेंगे कि भारत किस तरीके से बना हुआ है, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, उसकी ज्योग्राफी किस तरीके की है, स्टेट्स में चेंजेस किस तरीके से हो सकते हैं और कितने चेंजेस अभी तक हुए हैं। इन सारी चीजों को हम जानेंगे और एक एक करके हर एक फैक्ट के ऊपर भी हम नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर और सबसे पहले डिस्कस करते हैं आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उसके ऊपर जरा सी नजर डालते हैं। सबसे पहले ये नेम की बात करता है, नाम की बात करता है कि नाम क्या होगा, और उसी के साथ साथ टेरिटरी ऑफ यूनियन की बात करता है। तो एक एक करके हम सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल हमारे सामने लिखा है, इसको हम डाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इंडिया दैट इज भारत। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि दो नाम लिखे हैं, इंडिया दैट इज भारत। तो इसके पीछे रीजन ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये यूनानिमस डिसीजन नहीं हो पाया कि हम हमारे देश को इंडिया बुलाएंगे या भारत बुलाएंगे, इसलिए दोनों नामों को वहां पे जो है ऐड कर लिया गया। दैट्स वाई इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यहां पे ये जो वर्ड यूनियन यूज किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट यूज किया गया है, इसके पीछे एक स्ट्रेटेजिकल रीजन है। आप ऐसे देखेंगे कि हमारा जो इंडिया है वो फेडरेशन काइंड ऑफ स्टेट है। यहाँ पे फेडरेशन देख पाते हैं हम, संघवाद देख पाते हैं, बट यहाँ पे फिर फेडरेशन वर्ड यूज क्यों नहीं किया गया, उसके पीछे काफी ज्यादा रीजन है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि हमारी जो फेडरेशन है वो अमेरिकन टाइप फेडरेशन नहीं है। हमारे यहाँ पे स्टेट्स एक साथ नहीं आए सेंटर बनाने के लिए, रादर हमारा इंडिया जो है वो छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर हमने डिवाइड कर रखा है ताकि हम एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से चला पाए। तो इसके लिए हम कंप्लीट फेडरेशन नहीं है। आप खुद जानते हैं कि इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट। तो यहाँ पे इसलिए यूनियन वर्ड यूज किया गया है। स्टेट्स अपनी इच्छा से यूनियन के बाहर नहीं जा सकते। जब अमेरिका की बात करें, अमेरिका में एक स्टेट निकल सकता है, बट इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे इंडिया में ऐसा सिस्टम है कि पूरा इंडिया का जो इंटरनल मैप है, इंटरनल मैप रीड्रॉ किया जा सकता है। हो सकता है आज जिस तरीके के स्टेट हम देख रहे हैं, राजस्थान, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उनकी बाउंड्री, उसका एरिया, उसके शेप उस तरीके की ना हो। फ्यूचर में हो सकता है कुछ चेंजेस हो, बट इंडिया की शेप वैसी ही रहेगी। इंडिया की जो आउटर टेरिटरी लाइन जो है, बाउंड्री लाइन जो है, वो बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी। वहां पे किसी भी तरीके का चेंज नहीं आ सकता। इसीलिए कहा गया है दैट इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। मतलब इंडिया के अंदर पूरा जो अंदर का मैप है उसे रीड्रॉ किया जा सकता है, बट इंडिया की जो आउटर बाउंड्री है, इंडिया की जो ज्योग्राफी है, उसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती उसके साथ। दूसरी चीज यहां पे बताई गई है, द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज thereof shall be as specified in फर्स्ट शेड्यूल। इसके हमने नाम कहां पे दिए हैं, तो इसके नाम हमने फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दे रखे हैं। आगे बताया गया द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब यहां पे आप इस चीज को समझिए, यूनियन ऑफ स्टेट्स जो वर्ड है ना वो लिमिटेड है। यूनियन ऑफ स्टेट्स में बात की गई है सिर्फ स्टेट्स की, बट टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो वाइडर कॉन्सेप्ट है, उसमें वाइडर चीजें बताई गई हैं। आप खुद यहां पे देख सकते हैं। पहली चीज यहां पे आ जाती है टेरिटरी ऑफ स्टेट, तो जितनी भी स्टेट की टेरिटरी है वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। दूसरी आ जाती है यूनियन टेरिटरीज, ऐसे एरियाज जहां पे डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट रूल कर रही है उन्हें हम कहते हैं यूनियन टेरिटरीज, तो वो इसके अंदर आ जाएंगी। फिर ऐसी और कोई भी जगह जिसे हम फ्यूचर में एक्वायर करते हैं, एनी सच प्लेस विच इज एक्वायर्ड इन नियर फ्यूचर, मतलब हमने किसी भी जगह पे अतिक्रमण कर लिया। फॉर एग्जाम्पल कोई एरिया ऐसा है जहां पे किसी भी स्टेट ने अपना हक नहीं जमाया हुआ है, तो वहां पे हम जाके अपना हक जमा सकते हैं। हमने युद्ध के अंदर कोई चीज जीत ली, हमने इंटरनेशनल लॉ के अनुसार जो ट्रीटी की उससे हमें कुछ मिला, तो वहां पे क्या है, हमारा अधिकार होगा और उसे हम क्या मानेंगे, यूनियन की टेरिटरी मानेंगे, टेरिटरी ऑफ इंडिया उसे मानेंगे। चलिए आगे चलते हैं और आर्टिकल 2 के बारे में समझते हैं, एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। यहां पे किस चीज की बात की गई है, एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। नोटिस करने वाली चीज यहां पे ये है कि यहां पे न्यू स्टेट्स के बारे में बात करी गई है। कौन से स्टेट्स के बारे में बात की गई है, न्यू स्टेट्स के बारे में। तो आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और स्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। अब यहां पे दो चीजें नोटिस करने वाली है, टू थिंग्स। पहली चीज तो एग्जिस्टिंग स्टेट, उसे इंक्लूड किया जा सकता है। दूसरी चीज न्यू स्टेट्स फॉर्म किए जा सकते हैं।
तो यहाँ पे कोई भी नया अगर सदस्य हम जोड़ना चाहते हैं हमारे संघ के अंदर, यूनियन के अंदर, तो वहां पे आप या तो किसी एग्जिस्टिंग स्टेट को यहाँ पे ला सकते हैं या कोई एक नया स्टेट फॉर्म करके उसे इंक्लूड कर सकते हैं। ये आर्टिकल 2 जो है पावर देता है। ठीक है, आगे चलते हैं और अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। अब यहाँ पे आप खुद सोचेंगे कि अगर हम कंप्लीट फेडरेशन होते तो स्टेट की जो बाउंड्री है वो सिक्योर होती, बट जब आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, इसे समझेंगे कंप्लीटली, तब आपको ये चीज मालूम चल जाएगी कि क्यों हम अपने आप को क्वासी फेडरल कहते हैं। सिंपल शब्दों में अगर आपको अभी बता दूं तो पार्लियामेंट जो है वो यूनिलैटरली पूरा मैप ड्रॉ कर सकता है, उसमें स्टेट लेजिस्लेचर की कॉन्करेंस हो या ना हो, उसमें स्टेट लेजिस्लेचर की रजामंदी हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। चलिए समझते हैं आर्टिकल 3 को। यहां पे क्या लिखा है? सबसे पहला पॉइंट, पार्लियामेंट में बाय लॉ क्या क्या कर सकता है पार्लियामेंट? पहला, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। अब काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया होगा सुनने में, बट बहुत ज्यादा सिंपल है। 2 स्टेट को मर्ज करके बना सकता है, एक स्टेट के 2 टुकड़े कर सकता है, उसी के साथ साथ एक स्टेट के अंदर कोई दूसरा पार्ट जोड़ा जा सकता है, 2 पार्ट को जोड़ के एक स्टेट बनाया जा सकता है। अगर मैं इसे आसान शब्दों में कहूं तो पार्लियामेंट जैसे चाहे वैसे एक नया स्टेट बना सकता है, उसकी पावर्स पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है। दूसरी चीज यहां पे क्या बताया गया है? इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। आज हम गुजरात जिस तरीके का देख रहे हैं, हो सकता है कि अगर कल को यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो गुजरात का एरिया वो बढ़ा दे, तो ये भी पॉसिबल है। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का एरिया भी कम किया जा सकता है, उसमें भी कोई तरीके की पाबंदी नहीं लगेगी। ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, अब एरिया हम ना बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं, बट जिस तरीके की बाउंड्री पहले थी उसे हमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया, उसे हटा के हमने बाउंड्री चेंज कर दी। तो अब इसके थ्रू भी हम क्या है? चेंजेस ला सकते हैं। किसी भी स्टेट का नाम बदला जा सकता है, जैसे वेस्ट बंगाल अभी हाल फिलहाल में ये जिद कर रहा है कि हमारा नाम वेस्ट बंगाल से हटा के क्या कर दिया जाए? बंगाल कर दिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री का नंबर काफी लास्ट में आता है, सॉरी मुख्यमंत्री का नंबर काफी लास्ट में आता है जब कोई भी तरीके की चर्चा चल रही हो, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जाते हैं सारे चीफ मिनिस्टर और डब्ल्यू जो है वो लास्ट के अंदर आता है, इसलिए वो चीज सामने रखी गई। क्योंकि ऑब्वियसली पहले ईस्ट बंगाल था, अब ईस्ट बंगाल हमारे पास नहीं है, तो सिर्फ वेस्ट बंगाल रखने का मतलब नहीं है, उसे बंगाल के अंदर कन्वर्ट कर दो, ये उनकी मांग है। आगे चलते हैं और समझते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या होने वाली है, क्या तरीका होने वाला है। तो सबसे पहले बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में, बट पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होगी प्रेसिडेंट की। जब तक प्रेसिडेंट रजामंदी नहीं दे देते तब तक वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट नहीं होगा। उसी के साथ साथ प्रेसिडेंट पे भी एक तरीके की बाउंडेशन बोल सकते हो, लिमिटेशन बोल सकते हो, वो लगाई गई है। वो क्या है कि जैसे ही वो उसे पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर रहे हैं, उससे पहले उन्हें स्टेट लेजिस्लेचर को वो बिल रेफर करना पड़ेगा। स्टेट लेजिस्लेचर को वो बिल भेजना पड़ेगा कि आप जरा इसको एक बार देख लीजिए, क्या आपको इसके अंदर कोई चेंजेस वगैरह चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो ठीक है, अगर चाहिए तो बता दो। तो ये चीज उनके सामने रखी जा सकती है। पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट दोनों किसी तरीके से बाउंड नहीं है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर कह देता है कि हमें चेंजेस नहीं चाहिए तो हमें चेंज करना है, अगर पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट को चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के जो व्यूज हैं, या तो वो एक्सेप्ट कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, या फिर किसी भी तरीके का निर्णय नहीं भी ले रहे हो, तो वो किसी भी तरीके से पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को बाउंड नहीं करता, उनको बाध्य नहीं करता। उसी के साथ साथ जब भी कोई अमेंडमेंट लाया जाए उस बिल के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, उसके ऊपर बहस हुई, उसके अंदर कोई भी तरीके का संशोधन किया गया, चेंज किए गए, तो उसके लिए हर बार स्टेट लेजिस्लेचर के पास वो बिल भेजना जरूरी नहीं है। तो ये भी चीज आपको नोटिस रखनी है कि एक बार भेज दिया, बात खत्म। इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी नो रेफरेंस शैल बी मेड, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आप ये समझिए कि यूनियन टेरिटरी को रूल कौन कर रहा है, तो यूनियन टेरिटरी को सेंट्रल गवर्नमेंट रूल कर रही है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कहां उस चीज को भेजेगी? नहीं भेज पाएगी ना कहीं पे। इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे लिखा है, इसे आपको बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, इसे समझिएगा। आर्टिकल 4 डिक्लेयर्स दैट लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2, मतलब कोई भी तरीके से एग्जिस्टिंग स्टेट जो बाहर का है उसे अंदर लाना, या कोई नया स्टेट है उसे अंदर लाना,
या फिर आर्टिकल 3 मतलब अंदर के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनमें किसी भी तरीके के फेरबदल करना, इन्हें संवैधानिक संशोधन नहीं कहा जाएगा, इन्हें किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहा जाएगा अंडर आर्टिकल 368। तो अब इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसका तात्पर्य क्या निकलता है, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली इट मींस कि ये जो बिल है वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होंगे। सिंपल मेजॉरिटी मींस हाफ प्लस 1 ऑफ प्रेजेंट and voting। तो इट सिंपली डिनोट्स कि पार्लियामेंट यूनिलैटरली काफी आसानी से इंटरनल मैप को रिड्रॉ कर सकती है, उसे किसी भी तरीके की परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप इस चीज को समझ के चलिए, इसीलिए हम हमारे स्टेट को क्या कहते हैं, क्वासी फेडरल स्टेट कहते हैं। आगे चलते हैं और समझते हैं कि क्या पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 इंडियन टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्री को दे सकती है, इस चीज के ऊपर चर्चा करते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे सामने कब आया, 1960 में। 1960 में क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि बैरूबरी यूनियन करके जो जगह है वेस्ट बंगाल में, उसे हम किसको दे देंगे, ईस्ट पाकिस्तान को दे देंगे, जो आज के समय में क्या है, आज के समय में बांग्लादेश है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसी भी तरीके से आर्टिकल 3 आपको यह पावर नहीं देता कि आप इंडियन टेरिटरी किसी दूसरे देश को दे दे। ठीक है, ऐसे तो आप सब कुछ बांटते चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इसका सलूशन क्या हो सकता है, इसका सलूशन ये है कि आपको संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा। तो इस तरीके से 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसके थ्रू हम क्या चाहते थे, ये जो एरिया है ये हमने पाकिस्तान को दे दिया, दैट इज ईस्ट पाकिस्तान उस समय पे। इसी के साथ साथ एक नोट करने वाली चीज ये है कि अगर कोई लैंड बाउंड्री सेटलमेंट किया जाता है, कोई डिस्प्यूट को सेटल किया जाता है, तो उस समय पे किसी भी तरीके से संवैधानिक संशोधन पास करने की जरूरत नहीं है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और अगले पार्ट की तरफ समझते हैं। एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमने कुछ एनक्लेव शेयर करी, मतलब ऐसा एरिया जो आता है बांग्लादेश के अंदर बट हमारा भी है वहां पे। तो इस तरीके से ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट था, इसे हटाने की हमने कोशिश करी, इसके ऊपर यहाँ पे चर्चा बताई गई है। कौन सा संवैधानिक संशोधन यहाँ पे पास किया गया, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, दैट इज 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015, उसे पास किया गया, जिसके थ्रू इंडिया ने 111 एनक्लेव्स ट्रांसफर करी, वहीं बांग्लादेश ने कितनी करी, 51 एनक्लेव्स। इसी के साथ साथ ऐसी पोजीशन जो विरोधी के पास थी, ऐसी पोजीशन जहां पे एनिमीज थे, उन सारी पोजीशंस को भी हमने सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी। और ऐसी जो बाउंड्री थी जो डिमार्केटेड नहीं थी, अराउंड 6.1 किलोमीटर्स की, उसे भी हमने डिमार्केट करने की कोशिश करी, उसे भी हमने सेटल करने की कोशिश करी। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। ये कैसे हुआ, ये 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ। अब इसके पीछे बैकग्राउंड बहुत लंबा है, उसे भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या रहा। सबसे पहले ये कब हमारे सामने डिस्प्यूट आया, तो ये रेडक्लिफ अवार्ड की वजह से डिस्प्यूट आया, उसी में हमें दिक्कत फेस करने लग गए हम आजादी के तुरंत बाद। बट इसको हमने सॉल्व करने की कोशिश करी बाय बेगे अवार्ड ऑफ 1950, बट सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ 1958 में, वो भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ, उसके थ्रू भी चीजें सेटल डाउन नहीं हुई। डिस्प्यूट आ गया बैरूबरी यूनियन 9th, और उसके लिए 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, बट उसे नोटिफाई नहीं किया गया। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब तक कोई भी चीज नोटिफाई नहीं होती वो अमल में नहीं आएगी। सिर्फ पास करवाना, सिर्फ एक्ट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्ट को इंप्लीमेंट करना भी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ 1974 में इंदिरा गांधी ने क्या है, एक पहल ली। इंदिरा गांधी ने इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करी, जिसके थ्रू उन्होंने क्या है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया। अगेन दिस वाज आल्सो नॉट रेटिफाइड, ये वापस से रेटिफाई नहीं हुआ। एक प्रोटोकॉल भी साइन किया गया 2011 में, बट चीजें सेम ही रह गई कहीं ना कहीं। इसका सलूशन जाके कब निकला, इसका सलूशन 2015 के अंदर जाके निकला। तो ये थे हमारे एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विद बांग्लादेश। अब समझते हैं इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। जिस तरीके से हम हमारा आज का हिंदुस्तान देख रहे हैं, ऐसा पहले नहीं था। अगर आजादी से पहले की हम बात करें तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। इंडिया के अंदर इतने तरीके के नेशन थे कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो हमें एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाने के लिए भी वीजा लेना पड़ता।
समझिए कितनी बुरी दशा हो जाती। जो यूनाइटेड इंडिया हम आज देख पा रहे हैं, इसका क्रेडिट सिर्फ एक ही इंसान को दिया जाना चाहिए, वो है श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से वहां पे हमारा फ्रेमवर्क था, किस तरीके से चीजें थी उस समय पे। तो उस समय पे 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन थे। कौन से क्लासिफिकेशन थे? 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर पार्ट ए के अंदर आए 9 अर्स्टवाइल गवर्नर्स प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जो उस समय पे गवर्नर रूल कर रहे थे, वैसे प्रोविंसेस पार्ट ए के अंदर आए। पार्ट बी के अंदर आए 9 अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स विद लेजिस्लेचर, मतलब ऐसे राज्य रजवाड़े जहां पे क्या थी? लेजिस्लेचर थी, जहां पे लॉ बनाने के लिए एक सेपरेट बॉडी थी, वो आए पार्ट बी के अंदर। पार्ट सी के अंदर आए अर्स्टवाइल चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस का नाम सुन के कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये आज जैसे हमारे यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज हैं जो सेंट्रली एडमिनिस्टर की जाती हैं, उस समय पे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस हुआ करते थे। तो इनकी फंक्शनिंग सिमिलर थी मोर और लेस। लास्ट में आता है पार्ट डी, जिसके अंदर अंडमान एंड निकोबार अकेले को रखा गया। आपके सामने मैं पूरी लिस्ट यहां पे रख देता हूं, उसे देखिए। पार्ट ए के अंदर कौन कौन है? आसाम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, ओडिशा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस, वेस्ट बंगाल। ये क्या है? ये उस समय के गवर्नर्स प्रोविंस, अर्स्टवाइल गवर्नर्स प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी के अंदर है हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर एंड कोचिन, विंध्य प्रदेश। ये जो राजस्थान का यूनिफिकेशन है, ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। कभी हम स्टोरी सुनेंगे, कभी हम इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये जितने भी हैं पार्ट बी में, ये उस समय के प्रिंसली स्टेट्स हैं, राजे रजवाड़े हैं, जिनके पास खुद की लेजिस्लेचर हुआ करती थी। पार्ट सी की तरफ चलते हैं। अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर एंड त्रिपुरा। ये हो गए उस समय के चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, मतलब उस समय की हम इन्हें यूटीज कह सकते हैं। और पार्ट डी के अंदर जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि किसे अकेले को रखा गया, तो अंडमान एंड निकोबार को अकेले को वहां पे रखा गया। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब इसमें इवोल्यूशन कितना आया ये तो आप खुद देख पाएंगे। तो हर एक धीरे धीरे हम इवोल्यूशन को समझेंगे कि क्या वहां पे कैसी घटना घटी। तो सबसे पहले आया धार कमीशन। अब इसकी जेनेसिस कहां से रखी गई? तो जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने ऑलरेडी अपना ये एक मैनिफेस्टो बोल लीजिए या एम एंड ऑब्जेक्टिव बोल लीजिए, आजादी से पहले ही उन्होंने ये चीज कही कि हम जो है लैंग्वेज के बेसिस पे डिवीजन चाहते हैं स्टेट्स का। बट हुआ क्या? आजादी के बाद हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान बन गया, इंडिया के टुकड़े हो गए। तो कांग्रेस को खुद को ये लगा कि अगर इस तरीके का कोई स्टेप अभी लिया जाए तो हो सकता है भारत के और ज्यादा टुकड़े हो जाएं। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता, तो कांग्रेस खुद डर गई थी। बट लोगों की जो एस्पिरेशन थी वो उस समय पे थी कि उनके लैंग्वेज जो बोल रहे हैं उसके ऊपर एक स्टेट बने। तो यहाँ पे धार कमीशन को स्टैब्लिश किया गया रिकमेंडेशन देने के लिए। तो यहाँ पे क्या कहा धार कमीशन ने? धार कमीशन ने ये कहा कि किसी भी तरीके से हमें जो है लैंग्वेज को बेसिस लेके नहीं चलना चाहिए, रादर देन हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को बेसिस लेके चलना चाहिए। हमें ये चीज ध्यान देनी चाहिए कि क्या ऐसा कुछ करने से हमें एडमिनिस्ट्रेटिव वे में फायदा होगा या नहीं, ये हमारा प्राइम पर्पस होना चाहिए। ये चीज उन्होंने सामने रखी। तो अब ये जो रिकमेंडेशन आई, इससे भी लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। तो एक और कमिटी बैठाई गई जिसका नाम था जेवीपी कमिटी, जिसके अंदर कौन कौन मेंबर्स थे? तो उसके अंदर मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और उसी के साथ साथ पिता भी सीतारमैया, उस समय के चरम के लीडर्स। मतलब आप देख लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर्स खुद आए उस कमेटी के अंदर बैठे और इस विषय पे उन्होंने जांच करी। इसने भी ये चीज कही कि सोलली लैंग्वेज बेसिस नहीं हो सकता किसी भी स्टेट को फॉर्म करने के लिए, ये चीज उन्होंने सामने रख दी। तो यहां पे भी किसी भी तरीके से निर्णय नहीं निकला। बट उसी समय पे आंध्र स्टेट के अंदर क्या है, पोट्टी श्रीरामुलु, ये क्या है, ये फास्ट अनटू डेथ पे बैठ गए और लगभग 56 दिन के हंगर स्ट्राइक के बाद इनकी क्या है, डेथ हो गई। इसके बाद यहाँ पे हमें फॉर्म क्या करना पड़ा, आंध्रा स्टेट फॉर्म करना पड़ा ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो ये चीज सामने आई। अब आप खुद सोचिए कि अगर एक स्टेट की डिमांड पूरी हो गई तो बाकी लोगों को इससे क्या इंसेंटिव नहीं मिलेगा, बाकी लोगों को क्या इससे प्रोत्साहन नहीं मिलेगा कि अब हम क्या है, हम भी ये सारी डिमांड रखेंगे, हम भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करेंगे। तो इसके लिए वापस से ये डिमांड बढ़ गई और अब आया फजल अली कमीशन। अब सामने आया फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन जो है इस्टेब्लिश किया गया था अराउंड 1953 के अंदर और इसकी रिकमेंडेशन आई कब,
1956 के अंदर इसकी रिकमेंडेशन हमारे सामने आ गई। अब यहाँ पे कौन कौन थे, तो चेयरमैन थे फजल अली, मेंबर्स थे KM पनिकर एंड HN कुंजरू। ये सारे लीडर्स बहुत ही बढ़िया लीडर थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे, साथ में आए, साथ में बैठे और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सामने रखी। रिपोर्ट के अंदर इन्होंने 4 फैक्टर्स बताए कि जिसके ऊपर ये डिसाइड किया जाना चाहिए कि स्टेट कैसे बनेगा। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। मतलब हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि भारत की अखंडता और संप्रभुता बची रहे, उसके बाद आपको जिस भी तरीके से स्टेट फॉर्म करना है कर सकते हैं, बट किसी भी तरीके से इंडिया की जो स्ट्रेंथ है, इंडिया की जो यूनिटी है, अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो स्टेट फॉर्म नहीं किया जाना चाहिए, चाहे कितनी ही डिमांड क्यों ना उठे। तो सबसे पहला पैरामीटर उन्होंने ये सामने रखा। दूसरा उन्होंने रखा लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी। उन्होंने कहा कि लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी होनी चाहिए। एक तरीके के लोग जब साथ में रहेंगे उनमें क्या है, अच्छी एक हार्मनी रहेगी, एक होमोजेनिटी रहेगी, तो वो साथ में रह पाएंगे। बट इसी के साथ साथ उन्होंने वन लैंग्वेज वन स्टेट का जो फॉर्मूला है उसे भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हर एक लैंग्वेज के लिए हम एक स्टेट नहीं दे सकते, वो चीज उन्होंने खारिज कर दी। बट ये रखा कि अगर लैंग्वेज का जो है प्रोपोर्शन ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां पे स्टेट दिया जा सकता है, अगर बाकी 3 कंडीशन भी फुलफिल हो रही हो। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन। अब एक एग्जांपल लेके चलिए, कोई भी स्टेट है, उसके अंदर एक रीजन ऐसा होता है जो लीस्ट डेवलप्ड होता है पूरे स्टेट के मुकाबले। अगर उसी एरिया को स्टेट बना दे, क्या वहां पे फाइनेंशियल वायबिलिटी है, जहां पे बारिश नहीं हो रही, जहां पे अनाज नहीं उग रहा, तो ऐसे एरिया को अगर हम डेवलप करते हैं एज ए स्टेट, तो वो अपने आप की फाइनेंशियल नीड्स को किस तरीके से कैटर करेगा, ये चीज समझने की कोशिश करिए। हर एक स्टेट के पास अपना एक हब है जहां से वो पैसे अर्न कर रहा है। गुजरात के पास सूरत है, अहमदाबाद है, ठीक है, वो वहां से पैसे जनरेट कर रहा है, इंडस्ट्रीज हैं, वहां से पैसे जनरेट कर रहा है। बट ऐसे एरिया में जहां ऐसी कोई भी चीज नहीं है, वहां पे एक स्टेट बना दिया जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो तीसरी कंडीशन ये रखी गई। लास्ट रखा उन्होंने प्लानिंग एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों का उद्धार होना चाहिए। अगर स्टेट बनने के बाद लोगों का उद्धार नहीं हो रहा है तो वो एक्सरसाइज फ्यूटाइल हो जाएगी, उस एक्सरसाइज का कोई मतलब रह नहीं जाता। तो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि लोगों का वेलफेयर हो, लोगों के हित में हम निर्णय लें। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो स्टेट बनाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। इसी के साथ साथ उन्होंने रिकमेंडेशन देते हुए ये कहा कि जो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसे आप क्या कर दें, अबॉलिश कर दें। उसकी जगह क्या बनाए, 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज बना दें। आप पूरी फॉर्मेशन चेंज कर दें, जो पहले था उसे पलट के दूसरी फॉर्मेशन ले आए। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सारी रिकमेंडेशन तो ऑब्वियसली नहीं मानी, पर जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी उन्हें मानते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम एक एक्ट पास करते हैं जिसका नाम उन्होंने दिया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, और उसी के साथ साथ 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 भी उन्होंने पास किया, जिसके थ्रू उन्होंने क्रिएट की 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी। देखिए क्या मिलता जुलता फंक्शन है कि नहीं है, सॉरी मिलता जुलता स्ट्रक्चर है कि नहीं है। जैसा इस फजल अली कमीशन ने बताया कुछ मिलता जुलता वैसा ही है। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं और क्या क्या डिटेल्स दी और क्या क्या चेंजेस हुए उसके थ्रू। कुछ फैक्ट्स पे हम यहाँ नजर डाल लेते हैं। ऐसे फैक्ट्स आपसे यूपीएससी डेफिनेटली नहीं पूछेगा, बट अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपसे ऐसे कुछ फैक्ट्स पूछ सकता है। तो मेरी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं आपसे सारी चीजें यहाँ पे शेयर करूँ। सबसे पहले केरला कैसे बनाया गया, बाय मर्जिंग त्रावणकोर एंड कोचीन स्टेट विद द मलाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास स्टेट एंड कसागोडे ऑफ साउथ कनाडा। तो ये यहां पे केरला बना। आंध्र प्रदेश किस तरीके से फॉर्म हुआ, बाय मर्जिंग तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ हैदराबाद विद आंध्र स्टेट। तो जो आंध्र स्टेट था अब उसे क्या बना दिया गया, आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश किस तरीके से फॉर्म हुआ, मध्य प्रदेश फॉर्म हुआ बाय मर्जिंग मध्य भारत स्टेट, विंध्या प्रदेश स्टेट एंड भोपाल स्टेट। इन सबको मर्ज करके इसे ऐसा बना दिया गया। मैसूर स्टेट के अंदर मर्ज कर दिया गया कुर्ग स्टेट को। बॉम्बे के अंदर सौराष्ट्र एरिया जो गुजरात के अंदर है, कच्छ एरिया जो गुजरात के अंदर है, उसे मर्ज करके एक यूनाइटेड प्रोविंस बना दिया गया, मतलब एक संयुक्त बना दिया गया। बॉम्बे को काफी ज्यादा सुदृढ़ कर दिया गया। पंजाब के अंदर मर्ज किया गया पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट। राजस्थान के अंदर अजमेर को मर्ज कर दिया जो अभी तक यूटी थी, मतलब चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस था। न्यू यूटी ऑफ लक्कड़ीव, मिनिकॉय एंड अमीनदीवी
आइलैंड वाज फॉर्म्ड, ये एक नई यूटी जो है यहाँ पे स्टैब्लिश करी गई। अब हम देखते हैं कि किस तरीके की वहाँ पे फ्रेमवर्क रही, कौन कौन से नाम थे जो स्टेट्स के अंदर आए, कौन कौन से नाम थे जो यूनियन टेरिटरीज के अंदर आए। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 ने क्या बदलाव किया, तो ये बदलाव किया। सबसे पहले क्या आया हमारे सामने, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ये 16 स्टेट जो है फॉर्म कर दिए गए, ठीक है, सॉरी ये 14 स्टेट जो है वो फॉर्म कर दिए गए। अब सामने जब हम बात करते हैं यूटीज की, तो ये 6 यूटीज बनाई गई, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिंदीवीज, ये नई यूटी बनाई गई जो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा। उसी के साथ साथ मणिपुर एंड त्रिपुरा, ये सारी तरीके से हमने क्या है 1956 के अंदर एक प्रॉपर रीऑर्गेनाइजेशन कर दी, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क हमने सेट कर दिया। आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये मैप है किस तरीके के स्टेट्स हुआ करते थे उस समय पे, ठीक है, बिफोर 1956 किस तरीके के स्टेट हुआ करते थे, ये आप चीज यहाँ पे देख सकते हैं। ये एरिया जो है यहाँ पे पिंक में दिया है, ये कौन सा आ गया, ये पटियाला एंड ईस्ट पंजाब वाला आ गया, ये अजमेर वाला इलाका आ गया, ये कच्छ वाला अलग आ गया, ये सौराष्ट्र वाला अलग आ गया। इस तरीके का फ्रेमवर्क था, बट उसके बाद चेंज करके किस तरीके का बना दिया, जैसा मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, ठीक है, ये पंजाब के अंदर मिक्स कर दिया गया, यहाँ पे इनको मर्ज कर दिया गया। तो इस तरीके से नया फ्रेमवर्क बनाया गया, नई तरीके से स्टेट्स जो है हमारे यहाँ पे डेवलप किए गए। चेंजेस आफ्टर 1956, चेंजेस रुके नहीं किसी भी तरीके से, चेंजेस होते हुए चले गए, चेंजेस में कहीं भी जो है स्टॉपेज नहीं आया। अभी भी आप देख लीजिए, हाल फिलहाल में लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हुआ है वो 2019 के अंदर हुआ है। तो डेवलपमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलता हुआ है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके के स्टेट्स हम आज देख रहे हैं वैसे आपको ना मिले, पूरा उनका फ्रेमवर्क चेंज हो जाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे टोटल पावर पार्लियामेंट के पास आ जाती है। तो क्या क्या 1956 के बाद चेंजेस आए, ये कुछ फैक्ट्स हैं। ऑब्वियसली आपसे यूपीएससी डायरेक्टली इतना नहीं पूछेगा, बट स्टेट पीएससी पूछ सकता है, और इस कंप्लीट कोर्स में ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं सारी चीजें आपसे डिस्कस करूं और इन डेप्थ आपके साथ डिस्कस करूं। तो सबसे पहले आता है महाराष्ट्र एंड गुजरात। 1960 में ये फॉर्मेशन हुई, महाराष्ट्र बना दिया गया मराठी लोगों के लिए और गुजरात बना दिया गया गुजराती लोगों के लिए। तो ये जो बॉम्बे था, बॉम्बे को डिवाइड करके महाराष्ट्र और क्या बना दिया गया, गुजरात बना दिया गया। फिर आता है दादरा एंड नागरा हवेली, रूल्ड बाय पोर्टुगीज अंटिल 1954। कौन रूल कर रहा था इन्हें, पोर्टुगीज रूल कर रहा था। उसके बाद 1961 तक यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा रूल किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर को चूज कौन करते थे, तो वहीं की जनता यहाँ को उनको चूज करती थी, ठीक है। बाय 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसे क्या है यूटी में बदल दिया गया। तो ये एक चेंज आया, ये वहां पे चेंज हमें देखने के लिए मिला। आगे चलते हैं, गोवा, दमन एंड दीव किससे एक्वायर किया था, 1961 में हमने एक्वायर किया था पोर्टुगीज से बाय पुलिस एक्शन। पुलिस एक्शन की मदद लेते हुए हमने क्या है इसको एक्वायर किया था। और 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 के थ्रू हमने क्या है इन्हें यूनियन टेरिटरी का एक दर्जा दे दिया। और 1987 में गोवा को हमने स्टेटहुड का दर्जा दे दिया, एक उसे राज्य का दर्जा दे दिया, ठीक है। आगे चलते हैं और समझते हैं पुदुचेरी के बारे में। पुदुचेरी किसके पास थी, फ्रेंच पोजीशन में थी पुदुचेरी इन अंटिल 1954 तक हमने क्या है उसे एज अ एक्वायर्ड टेरिटरी हमने उसको रूल किया। हमने ये चीज पढ़ी थी ऑलरेडी आर्टिकल 1 के अंदर कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर एक ऐसा एरिया भी आ सकता है जिसे हम एक्वायर करते हैं, तो उसे एक्वायर्ड टेरिटरी की तरह रूल किया गया। और बाय 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उसे जो है एक यूटी का दर्जा दे दिया गया, उसे एलिवेट कर दिया गया, उसे एक प्रॉपर फ्रेमवर्क दे दिया गया। आगे चलते हैं और समझते हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड को स्टेटहुड का दर्जा कब मिला, 1963 में। ये कैसे बना, बाय टेकिंग नागा हिल्स एंड ट्विनसांग एरिया आउट ऑफ स्टेट ऑफ आसाम। आसाम में से उस एरिया को निकाला गया और एक नया स्टेट बना दिया गया। यही चीज हमने कहां पढ़ी थी, आर्टिकल 3 में पढ़ी थी कि इस तरीके से स्टेट की फॉर्मेशन हो सकती है। तो आप ये यहाँ पे सारे उसके लाइव एग्जाम्पल देख रहे हैं, आप ये चीज देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इसकी फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली चीज ये है कि 1961 के अंदर क्या है इसको रखा गया था गवर्नर ऑफ आसाम के अंडर। एक स्पेशल फ्रेमवर्क यहाँ पे डेवलप किया गया था नागालैंड
के रिगार्डिंग। आगे चलते हैं और समझते हैं हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश के बारे में। अब ये क्या किस तरीके से फॉर्मेशन हुई वो समझिए। 1966 के अंदर क्या है, स्टेट ऑफ पंजाब जो है बाइफरकेट कर दिया गया था। 1966 के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड उठने लग गई कि हमें एक पंजाबी सूबा चाहिए, हमें हमारा क्या है पंजाबी होमलैंड चाहिए जहां पे पंजाबीज रहते हो, और वो डिमांड को सेटिस्फाई करने की जरूरत थी। ये डिमांड उठाई गई बाय मास्टर तारा सिंह, ठीक है, उन्होंने डिमांड उठाई और इसी डिमांड को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए रिकमेंडेशन भी किसने दी, शाह कमीशन ने दी। तो इसी के लिए क्या किया गया, बाइफरकेट कर दिया गया पंजाब को, और पंजाब की जो पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन थी उसे तो पंजाब के पास रहने दिया, जो हिंदी स्पीकिंग थी उसको हमने हरियाणा के अंदर डाल दिया, और कुछ एरिया जो है वो हिमाचल प्रदेश में मिक्स करके हिमाचल प्रदेश को भी हमने क्या है एक स्टेट का दर्जा दे दिया। तो ये चीज यहां पे आप देख सकते हैं। चंडीगढ़ क्या रह गई, चंडीगढ़ यूटी रह गई। हाल फिलहाल में आपको आइडिया हो तो भगवंत मान जो अभी पंजाब के सीएम हैं वो ये डिमांड उठा रहे हैं कि हमें हमारा चंडीगढ़ वापस दे दिया जाए। तो ऐसी जो करंट अफेयर वाली चीजें हैं इनको भी आपको ध्यान रखना है, इनको भी आपको अपने नोटिस में रखना है। 1972 के अंदर 2 यूटी जो हैं दैट इज मणिपुर एंड त्रिपुरा, उसे हमने क्या दे दिया स्टेटहुड, और उसी के साथ साथ एक सब स्टेट है मेघालय का, उसको भी हमने क्या दे दिया, उसको भी हमने स्टेटहुड का दर्जा दे दिया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई दैट इज ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो ये यहाँ पे क्या है हमें घटना देखने के लिए मिली। आगे चलते हैं और समझते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम जो है बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है मैं कह सकता हूं। तो सिक्किम के अंदर क्या हो रहा था, 1947 से पहले चोग्याल डायनेस्टी जो है वो रूल कर रही थी। 1947 में जैसे ही हम आजाद हुए सिक्किम हमारी प्रोटेक्टोरेट बन गई, मतलब जो अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट काम कर रही थी वो हमें करना है, उनकी डिफेंस का, उनकी सिक्योरिटी का, उनके कम्युनिकेशन का अब हम ध्यान रखेंगे। अब हम उस चीज का क्या है, हम उस चीज का जिम्मेदारी संभालेंगे। तो ये चीज हमारे ऊपर आ गई। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या है 1974 में सिक्किम के अंदर एक डिजायर आई कि मुझे एसोसिएशन चाहिए इंडिया के साथ, मैं इंडिया के साथ बेहतर तरीके से एसोसिएट होना चाहता हूं। तो इसी के लिए हमने क्या है 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया 1974 में, और सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दे दिया। एसोसिएट स्टेट का दर्जा देने के लिए हमने आर्टिकल 2A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया, और उसी के साथ साथ हमने 10th शेड्यूल भी वहां पे क्या है क्रिएट कर दिया। तो ये यहाँ पे क्रिएशन हुई बाय 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। धीरे धीरे इनकी डिजायर बढ़ने लग गई और इन्हें लगा कि हमें तो कंप्लीट स्टेटस चाहिए, हमें कंप्लीटली जो है इंडिया के साथ जुड़ना है। इसलिए उन्होंने रेफरेंडम कराया, और रेफरेंडम में परिणाम ये निकला कि अब हम चोग्याल डायनेस्टी नहीं चाहते, अब हम इन रूलर्स के अंडर नहीं रहना चाहते, हम क्या चाहते हैं, हम इंडिया के इंटीग्रल पार्ट बनना चाहते हैं। तो उसी के लिए 1975 में 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, जिसके थ्रू आर्टिकल 371F ऐड किया गया जो स्पेशल स्टेटस देता है सिक्किम को, और रिपील कर दिया गया आर्टिकल 2A एंड 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये यहाँ पे रिपील कर दिया गया उस समय पे। तो ये सिक्किम का पूरा जो है घटनाक्रम हमने अभी देखा। आगे चलते हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के बारे में समझते हैं कि यहाँ पे क्या जो है कंडीशन बनी। यूटी ऑफ मिजोरम वाज गिवन स्टेटस ऑफ स्टेट आफ्टर मिजोरम पीस अकॉर्ड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मिजो नेशनल फ्रंट। जो यहाँ पे इंसर्जेंसी चल रही थी, लगभग 20 साल से यहाँ पे इंसर्जेंसी चल रही थी, उस पे यहाँ पे जो है लगाम लगाई गई, उस पे यहाँ पे रोक लगाई गई, और उसके बाद जो है मिजोरम को स्टेटस दे दिया गया एक स्टेट का। अरुणाचल प्रदेश को भी जो है यूटी से हमने अपलिफ्ट कर दिया। कुछ देर पहले हमने ये चीज पढ़ी, अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। उस यूनियन टेरिटरी के दर्जे से अब हमने उसे स्टेट के दर्जे में परिवर्तित कर दिया है। स्टेट ऑफ गोवा was created by separating it from UT of गोवा, दमन एंड दीव। ठीक है, उसे सेपरेट कर दिया गया, उसे चेंज कर दिया गया। आगे चलते हैं और समझते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड के बारे में। काफी आसान है, ध्यान रखने वाली चीज ये है कि कौन सा एरिया कहां से निकला। तो छत्तीसगढ़ कहां से निकला, मध्य प्रदेश से निकला। उत्तराखंड कहां से निकला, यूपी के अंदर से निकला। और झारखंड कहां से निकला, बिहार के अंदर से निकला। ये यहां से बाइफरकेट होके इन्होंने अपना एक नया स्टेट बना लिया, एक नया स्टेट यहाँ पे फॉर्म कर दिया गया। आगे चलते हैं और समझते हैं तेलंगाना के बारे में। अभी हाल फिलहाल 2014 के अंदर ये घटनाक्रम घटा, जिसके थ्रू आंध्र प्रदेश जो है उसको हमने डिवाइड कर दिया, और वहां पे जो है अब 2 स्टेट बन गए हैं, दैट इज आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। हाल फिलहाल में यही बात चल रही थी कि किस तरीके से तेलंगाना जो है अपनी 3 कैपिटल्स डेवलप करना चाहता है।
ठीक है, 3 कैपिटल अलग अलग वो बनाना चाहता है, उसके ऊपर काफी ज्यादा डिबेट चल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप करंट अफेयर से भी जुड़े हुए होंगे। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। हाल फिलहाल ताजा खबर 2019 के अंदर ये डेवलपमेंट किया गया। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के पास एक स्पेशल स्टेटस था, दैट इज आर्टिकल 370। उसके थ्रू बहुत ज्यादा ऐसे प्रोविजन थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और बाकी लॉज के जो जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं थे। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान देना है, वो जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं थे। इसके लिए यहां पे एक स्पेशल ऑर्डर पास किया गया, जिस ऑर्डर का नाम था ऑर्डर 2019, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954। उसको चेंज कर दिया 2019 वाले ने। पहले वाला ये है और अब वाला ये है। तो यहाँ पे आपको ये चीज नोटिस करनी है कि 2019 के थ्रू उसमें चेंज किया गया। चेंज क्या किया गया? चेंज के थ्रू ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर पे अब इंडिया के सारे जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो लागू रहेंगे। वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जम्मू कश्मीर पे भी लागू होगा, ये चीज यहाँ पे बताएगी। आर्टिकल 370 आपको एक चीज नोटिस करने की जरूरत है कि रिपील नहीं किया गया है, वो इनऑपरेटिव हो गया है। मतलब आर्टिकल 370 का अभी भी कोई इफेक्ट नहीं है, बट वो इन टेक्स्ट मतलब लिखा हुआ तो अभी भी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके बाद ये पहला स्टेप उठाया, इसके बाद दूसरा स्टेप लेते हुए क्या किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या किया? तो उन्होंने क्या पास किया? जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसके थ्रू उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 यूटी के अंदर बांट दिया, जम्मू एंड कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख। ठीक है, लेह और कारगिल वाला जो सेक्टर है उसे यहां पे लद्दाख के अंदर ऐड कर दिया गया। तो इस तरीके से उन्होंने बाइफरकेट कर दिया जम्मू कश्मीर स्टेट को। अब वो क्या है? यूनियन टेरिटरी का दर्जा रखती हैं। आगे चलते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स के नाम के अंदर चेंज किए गए। यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल के रख दिया गया उत्तर प्रदेश, मद्रास का नाम बदल के रख दिया गया तमिलनाडु, मैसूर का नाम बदल के रख दिया गया कर्नाटक, लक्षद्वीप मिनिकॉय एंड अमनदीव का नाम चेंज करके क्या कर दिया? लक्षद्वीप। अच्छा किया, बहुत लंबा नाम था, शॉर्ट फॉर्म में निपट जाएगा। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को अब कहा जाता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उत्तरांचल को उत्तराखंड के नाम से और पौंडीचेरी को हम बुलाते हैं पुदुचेरी। तो ये सारे नाम भी जो है बदलाव किए गए यहाँ पे, ये चीज आप नोटिस कर सकते हैं। इसे लिख के रखिए, कोई स्टेट पीएससी या कोई लोअर लेवल का एग्जाम आपसे ये चीज पूछ सकती हैं। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो उसकी आप कोई भी तरीके से शंका ना रखें अपने मन में। बट लोअर लेवल की एग्जाम और स्टेट पीएससी पूछ लेगा तो उसकी हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते। ठीक है, अब आज की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है वो देखिए। आज हमारे यहाँ पे कितने स्टेट हैं? आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। तो लिस्ट जो है काफी ज्यादा लंबी हो गई। पुरानी लिस्ट आप देखेंगे कितनी छोटी सी थी, वहां पे सिर्फ 14 स्टेट बताए गए थे। यहाँ पे देखिए लिस्ट कितनी लंबी हो गई। यूटीज की बात करें, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पुदुचेरी। ये देखिए आप यहाँ पे कितने तरीके के चेंजेस कर दिए गए। तो ये जो है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, मतलब ये प्रोसेस कभी रुकेगी नहीं। ये देखिए आज का इंडिया का मैप, इंडिया आज इस तरीके से हमें नजर आता है। ये हो गया एक यूटी, ये हो गई दूसरी यूटी। ये जो हाल फिलहाल में यहाँ पे हमने डेवलपमेंट देखा वो चीज आप देख पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसे चेंज करके हमने क्या कर दिया? 2 यूटी बना दी गई। और आज का हमारा इंडिया इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन, ये हमारी आज की सिचुएशन है। तो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा, आपको मजा आया होगा, आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप कोई भी स्पेसिफिक डिटेल चाहते हैं, कुछ भी ऐसी चीज चाहते हैं जो मैं ऐड करूं, आप तक लेके आऊं, आपकी रिक्वायरमेंट हो, वो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। विल सी यू सून। थैंक यू।